हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम करेंगे मेंजुरेशन बेस्ड डीआई। क्योंकि हम यहाँ पे अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक को कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी वीक होंगे तो इस डेटा इंटरप्रिटेशन को करके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा कि यस, हमारे जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं मेंजुरेशन के, जिस चैप्टर से हम लोग डरते हैं। तो आज का ये जो सेशन रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मेंस लेवल का कंटेंट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे आप कोई मर्जी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सभी के लिए ही ये जो कंटेंट है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब ये जो कंटेंट होगा, क्वेश्चन होगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपसे ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो गया या फिर नहीं हुआ, और आपके 5 में से कितने क्वेश्चंस सॉल्व हुए। तो आप मुझे यहाँ पे अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये जो क्वेश्चन है मैंने कहाँ से लिया है, गाइडली से लिया है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे कि इसने बोला क्या है। सबसे पहले यहाँ देखो, इसने हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे इसने इस टेबल में हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है, जितनी भी हमारे पास शेप्स होती हैं उनके बारे में, और कुछ इनका डेटा हमें गिवन है यहाँ पे जो कि इनसे रिलेट करता है। अब ये जो क्वेश्चंस का डेटा होगा, इनमें से कुछ मिसिंग भी है और कुछ हमें दिया भी हुआ है। जो मिसिंग है वो हम निकाल लेंगे अगर क्वेश्चन डिमांड करेगा तो। एक चीज इस टेबल में और ध्यान देने वाली है, अगर आप ध्यान दोगे तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग किस में दी गई है, पर मीटर स्क्वायर में, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग किस में दी गई है, मीटर में। तो मीटर स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एरिया होता है, और मीटर क्या होता है, हमेशा पेरीमीटर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन वो क्या बोलता है। चलो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक इस डीआई का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर बोला हो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, क्या बोला हो, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होती है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमेशा होती है पेरीमीटर इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फेंसिंग। हमें क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी डेटा गिवन हो सकता है, और इस डेटा को यूज करके हम लोग कुछ भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मान लो अगर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी गई है, पेरीमीटर निकालना है, रेट दिया गया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, जहां पे फेंसिंग वर्ड आ गया वहां पे पेरीमीटर का रोल होगा, और जहां पे फ्लोरिंग वर्ड आ गया, क्या वर्ड आ गया, फ्लोरिंग वर्ड आ गया, वहां पे किसका रोल होगा, एरिया का। किसका रोल होगा, एरिया का। ठीक है, ये दो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपके इनमें पांचों के पांचों क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब फेंसिंग में पेरीमीटर ही क्यों लिया और फ्लोरिंग में एरिया ही क्यों लिया, क्या इसका लॉजिक किसी को पता। फेंसिंग जब भी आप देखते हो, जैसे आप पार्क्स में जाते हो, गार्डन्स में जाते हो, तो वहां पे बाहर लोहे की फेंसिंग की होती है ना, मतलब पतली पतली तारें लगाई होती हैं, तो वो आपकी चारों तरफ से लगाई होती है। सिर्फ आपके पार्क के चारों साइड्स में वो फेंसिंग की गई होती है, तो वहां पे आपकी सिर्फ चारों साइड्स कवर हो रही है, मतलब सारी की सारी साइड्स कवर होती हैं। और जब भी हम सारी की सारी साइड्स को टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पेरीमीटर आता है। फ्लोरिंग का मतलब क्या है, फ्लोरिंग का मतलब ये है कि जैसे हम लोग टाइल्स लगा रहे हैं, फर्श बना रहे हैं, पार्क में पाथ बना रहे हैं, तो वो जो फ्लोरिंग होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग फर्श बना रहे हैं, तो वो किस पे बेस्ड होती है, जब भी हम लोग मान लो टाइल्स लगा रहे हैं या फिर कोई कोई भी पत्थर लगा रहे हैं, तो हम लोग टाइल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं कि इसका कितना है, इसका कितना है, फिर हम देख लेंगे कि इसका एरिया कितना आता है। एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग टाइल्स उस पर लगा देते हैं। जब भी आप अपना घर खरीदते हो, उस पर नया फर्श लगाते हो, तो आपने सुना होगा बात किसकी की जाती है, एरिया की जाती है, कि इसका कितना एरिया है, एरिया के अराउंड आप टाइल्स देख लो कितनी लगेगी। तो फ्लोरिंग का मतलब क्या हो गया, एरिया से रिलेटेड हो गया, और फेंसिंग का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर से रिलेटेड हो गया। पहले क्वेश्चन में बोला है कि इफ टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड ए इज 15,400, फ्लोरिंग का मतलब क्या हुआ, एरिया। यहां पे बोला है टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ ए की फ्लोरिंग कितनी दी गई है, 15,400, और ये तो डी के बारे में बोला हुआ है। इसने बोला क्या है, हमें रिस्पेक्टिव रेशो बताना है फेंसिंग ऑफ फील्ड ए एंड फेंसिंग ऑफ फील्ड डी का। फ्लोरिंग हमें गिवन है, फेंसिंग हमें निकालना है। सबसे पहले देखो, फ्लोरिंग हमें ए की दी गई है, इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, एरिया ऑफ ए
इंटू रेट इक्वल्स टू 15,400। ए की अगर मैं बात करूं तो ए रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी। और यहाँ पे आपको फ्लोरिंग का रेट पर मीटर स्क्वायर कितना दिया गया है 25, कितना दिया गया है 25। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे एल इंटू बी लिखोगे इसका एरिया, रेट क्या लिखोगे 25 इक्वल्स टू क्या लिखोगे 15,400। लेंथ आपको पता है 28 है, ब्रेड्थ आपको नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे लेंथ हमें पता है 28 है, इंटू ब्रेड्थ करोगे इंटू 25 करोगे, आपके पास आ जाएगा 15,400। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम देखें ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ गई 15,400 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 25, कितना आ गया 28 इंटू 25। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग 100 बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं 15,400 को 154 इंटू 100, 25 से इसको काटा तो 4 आया, इसको इससे काटा तो 7 आया, और इसको इससे कट करेंगे तो 22 आएगा। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ गई इसकी 22 मीटर्स आ गई, कितनी आ गई 22 मीटर्स इसकी ब्रेड्थ आ गई। तो क्या हम लोग ए की फेंसिंग निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। ए की फेंसिंग कैसे होगी, फेंसिंग की टोटल कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे। अगर उसने फेंसिंग बोला होता तो हम सिर्फ पेरीमीटर निकालते हैं, अगर उसने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोला तो हम लोग पेरीमीटर को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ए इंटू रेट, ए कौन सी शेप है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, लेंथ हमारे पास 28, ब्रेड्थ हमारे पास 22, 28 प्लस 22 कितना हो गया 50 हो गया, 2 इंटू 50 हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया 100 आ गया, रेट हमारे पास कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹1000 आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई है। यहाँ पे कितनी आ गई है ₹1000 आपके पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑलरेडी आ चुकी है। डन, आगे चले। अब हमें किसका निकालना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है अब डी का। ए का हमने ऑलरेडी कर लिया, अब हम करेंगे डी का। तो डी का सॉरी, तो डी का देखो कैसे होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले रेज कर दिया जाए, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम आ जाएगी थोड़ी सी। ए का आई होप आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितनी देर मैं रेज करूं तो उतनी देर आप डी का यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग कितनी है डी की 5760, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ डी कितनी आ गई 5760। इसका मतलब क्या हुआ एरिया ऑफ डी इंटू रेट कितना आ जाएगा 5760, समझ में आ गया। ठीक है, डी कौन सी शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। रेट हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 30 गिवन है, फ्लोरिंग का कितना आ गया 5760 आ गया। यहां से अगर मैं देखूं तो हमें बेस का पता है, हमें हाइट का नहीं पता, हाइट हम यहां से निकाल लेंगे। हाफ इंटू बेस कितना है 16, हाइट हमें नहीं पता, इंटू 30 कितना आ गया हमारे पास 5760। इसको इससे कट करूंगी तो हो जाएगा, इसको देख लेते हैं 3 1 जार 3 9 एंड 2 हो गया, और यहाँ से देख लो 16 1 जार एंड 2 जार, तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई 24 मीटर्स। हाइट हमारे पास कितनी आ गई 24 मीटर्स, यहाँ से हमारे पास इसकी हाइट ऑलरेडी आ चुकी है। क्या आपको इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे हाइट आ चुकी है, हमें क्या निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। अगर हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है तो उसका मतलब क्या हो गया पेरीमीटर इंटू रेट आएगा, क्या आएगा पेरीमीटर इंटू रेट आएगा। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स कौन कौन सी होती है यहाँ पे ट्राइंगल की, यहाँ पे हमारे पास बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है। इसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग लेटरल हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेटरल हाइट बोलते हैं। यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है 16, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 24, तो क्या हम लोग इसकी लेटरल हाइट निकाल सकते हैं, क्या हम लोग इसकी लेटरल हाइट निकाल सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली इसकी लेटरल हाइट जो है वो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जब हमें पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर किसके बराबर होता है
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो आप हाइपोटेनस स्क्वायर रख सकते हो इसके इक्वल। बेस स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो गया 24 का, कितना आ गया 576। अगर आप इन दोनों को टोटल करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है 832। क्या 832 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। क्या 832 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। तो क्या हम लोग इसका अप्रोक्सीमेट भी अगर आंसर निकालेंगे, अगर हम लोग इसका कोई भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो डेफिनेटली, अगर यहाँ पे कोई डिजिट आएगी तो रूट में भी डिजिट डेफिनेटली आएगी। क्या आएगी? रूट में भी डिजिट यहाँ पे डेफिनेटली आएगी। तो क्या हमारे पास अगर स्क्वायर रूट ही होल नंबर नहीं निकल रहा है तो क्या इस रेशो का फायदा कोई रह जाता है? जब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ये होल नंबर निकल ही नहीं रहा है तो क्या हमारे पास ये जो रेशो आएगा, ये रेशो हमारे पास प्रॉपर होल नंबर का रेशो आ सकता है? नहीं आ सकता। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। हम लोग यहाँ पे हाइट निकाल भी लेंगे, नो डाउट। अगर हम लोग इसका रूट करते भी हैं, यहाँ पे जो हमारे पास 28 का स्क्वायर रूट होता है वो 784 होता है, और जो 29 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 841 होता है। मतलब डेफिनेटली ये 28 से 29 के बीच में डिजिट जो है वो लाई करने वाली है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे होल नंबर नहीं पता तो हमारे पास जो रेशो है वो भी प्रॉपर नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों ही जो हमारे पास रेशो होने चाहिए, मतलब जो पहले 1000 निकला था हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास अगर होल नंबर होगा तो हमारा रेशो प्रॉपर निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पे होल नंबर नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर निकल सकता है, आंसर डेफिनेटली निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं निकलेगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आ गया? इसको कहते हैं हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसने क्या बोला है? टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड बी इज 34650। फ्लोरिंग करी है बी की 34650, टोटल कॉस्ट है ये। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग किसके इक्वल होती है? एरिया इंटू रेट। किसके इक्वल होती है? एरिया इंटू रेट। कितना आ गया? 34650। तो बी का पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। बी हमारे पास सर्कल है, सर्कल का हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है। रेडियस गिवन है तो इसका एरिया निकल सकता है। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कितना होता है? 22/7, और रेडियस कितना है? 21 इंटू रेट हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे? रेट हमारे पास नहीं गिवन फ्लोरिंग का, तो रेट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 34650। और क्वेश्चन में भी देखो उसने यही पूछा है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर स्क्वायर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर स्क्वायर ऑफ ई। तो फ्लोरिंग की पर मीटर स्क्वायर ही निकालना, जो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास मिसिंग थी, ये मिसिंग वैल्यूज ही निकालनी है। अगर इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 34650 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 21 इंटू 21, ये आ जाएगा। ये 3 से जाएगा, और इसको देखें तो ये कितना कटेगा? 11550। कितना आ जाएगा? 11550। अगर हमें 11550 को 22 से डिवाइड करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। 105, 2 और 5, 525 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी ये कितना आ रहा है? 525/21। कितना आ रहा है? 525 डिवाइडेड बाय 21। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा ये जो रेट निकला है ये कितना निकला है? 25 पर मीटर स्क्वायर रुपीज निकला है यहाँ पे हमारा रेट ऑफ फ्लोरिंग। अब कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड ई इज है 12600। फ्लोरिंग ऑफ ई कितनी है? 12600। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? एरिया इंटू रेट इक्वल्स टू 12600। एरिया हमारे पास कितना है? अच्छा, अब ट्रेपीजियम आ गया। ट्रेपीजियम का देखो कैसे देखते हैं। इस शेप का होता है ट्रेपीजियम। ये क्या होती है? हमारी हाइट होती है, ये दोनों। और ये जो दो साइड्स होती हैं ये हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं। क्या होती है? पैरेलल साइड्स होती हैं। तो जो भी हमारा एरिया होता है ट्रेपीजियम का वो किसके बराबर होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हमारे पास यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया होता है। हाफ लगा दो। यहाँ पे आपको पैरेलल साइड्स पता है, मतलब ये बेस होते हैं। देखो ये होते हैं हमारे दो बेस, इसको हम बोलते हैं पैरेलल साइड्स।
यहाँ पे एक हमारे पास 18 है और एक हमारे पास 24 है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से 42 आ गया। इंटू हाइट हमें पता है, यहाँ पे हाइट हमें 30 पता है, यहाँ पे इंटू रेट हमें नहीं पता, 12,600 हमें पता है। तो क्या आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से इसको 3 से कट कर दो, कितना आ जाएगा 420, ये 10 पे गया और 2 हमारे पास बॉटम में है, तो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, ₹20 पर मीटर स्क्वायर हमारे पास ये यहाँ पे आ चुका है। अब उसने हमसे पूछा क्या है कि ये जो बी का हमने रेट निकाला है ये ई के रेट का कितना परसेंट है। तो उसने बोला है बी के ऊपर, बी रखना है ऊपर किसके, ई के, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। बी कितना आया 25, ई कितना आया 20, इंटू क्या करना है 100। तो आपके पास 5/4 कितना होता है 125, कितना होता है 125। तो आपका आंसर क्या आ गया 125%, आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड एफ इज 15,000। फील्ड एफ क्या है, पैरेललोग्राम है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ एफ कितना है 15,000। अच्छा, पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ये इसके पैरेलल होती है और ये इसके पैरेलल होती है, ऐसी होती है पैरेललोग्राम। उसने क्या बोला है 15,000 जो है इसका टोटल कॉस्ट है। एंड मेजर ऑफ अनदर पेयर ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ साइड्स ऑफ फील्ड एफ इज 24 मीटर्स। उसने बोला है कि एक पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स का क्या है, यहाँ पे मेजर जो है वो 24 है। डेफिनेटली यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ गिवन होगा। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम की इसने क्या दे दी, हाइट दे दी। क्या दी है इसने पैरेललोग्राम की, यहाँ पे हमें हाइट दी है। तो यहाँ पे अगर आप खुद देखोगे कि हमें पैरेललोग्राम की हाइट, मतलब हाइट अगर दी है तो वो कौन सी होगी, हाइट डेफिनेटली ये वाली होगी, हाइट डेफिनेटली हमारे पास ये वाली होगी, ये पैरेललोग्राम की हमारे पास हाइट होगी। और इसने बोला है जो हमारे पास पैरेलल होंगी, हाइट का तो इसने मेजर दे दिया 20, अनदर बोला है, अनदर पैरेलल साइड्स का मतलब इसका मेजर कितना है 24 है। कितना इसका मेजर है 24 है। जब भी हमें पैरेललोग्राम की किसका पता होना चाहिए, फ्लोरिंग मतलब एरिया का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, एरिया का पता होना चाहिए। तो हमेशा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, डन। आगे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ऑफ फील्ड सी। फील्ड सी की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 12 पर मीटर। सी है हमारे पास स्क्वायर, हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड सी एंड फील्ड एफ। सबसे पहले एफ की इंफॉर्मेशन दी है तो एफ पे ही चलेंगे। इसमें क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इंटू रेट। कितना आ जाएगा 15,000। बेस हमें अभी यहाँ पे नहीं पता, बेस हमें यहाँ पे नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे, बेस इंटू हाइट हमें पता है 20 है। रेट हमें गिवन है क्या, फ्लोरिंग का रेट हमें गिवन है 25, तो यहाँ पे रेट नहीं, यहाँ पे 25 लिखेंगे। इक्वल्स टू किसके आ गया, 15,000 के। किसके इक्वल आ गया, 15,000 के। तो यहाँ से अगर आप देखो 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 600, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, बेस आपके पास 30 आ जाएगा। बेस आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है। अब उसने क्या बोला है, फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है ना एफ का। तो जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर इंटू रेट। क्या होता है, पेरीमीटर इंटू रेट। पैरेललोग्राम की फेंसिंग का रेट क्या है 10 है। और पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हमें अगर सम ऑफ ऑल साइड्स का बताना है तो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है ये वाली जो साइड है कितनी है 24 है, ठीक है। ये वाली साइड हमारे पास 24 है। या फिर मैं बोलूं कि उसने अगर हमें डिफाइन नहीं किया तो हम हमारे पास ये वाली साइड भी 24 हो सकती है। मतलब एक पैरेलल साइड का उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है मेजरमेंट, चाहे फिर वो ये वाली हो चाहे फिर वो ये वाली हो,
चाहे ये हो चाहे ये हो, उसने मेंशन नहीं किया कि कौन सी साइड है। अब यहाँ पे उसने बोला है ये जो दो बेसिस हैं इनका जो मेजरमेंट है वो कितना है 30 है, मतलब ईच बेस का मेजरमेंट कितना है 30 है। देन डेफिनेटली यहाँ पे जो अदर टू पैरेलल साइड्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी 30 एंड 30 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमेशा पैरेललोग्राम के दो बेस होते हैं और यहाँ पे उसने दो साइड्स बोली हैं। जैसे आपको पता है एक साइड का मेजर हमें गिवन था 24, दूसरी साइड का मेजर हमने निकाल लिया 30। चाहे फिर वो आप 30 इसको बोल लो, चाहे फिर वो आप 30 इसको बोल लो, इसको 30 बोल लो, फिर इसको आपको 24 बोलना पड़ेगा, जैसे मर्जी आप ले लो, उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। तो हमारे पास यहाँ पे चारों साइड्स का पता चल गया कि दो हमारे पास 24 है, दो हमारे पास 30 है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हमारे पास दो साइड्स 24 की हैं और दो साइड्स हमारे पास 30 की हैं तो क्या ये इसका पेरीमीटर बन जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स कितना आ गया 48 प्लस 60। 48 प्लस 60 हमारे पास कितना होता है 108 इंटू 10 कितना हो गया 1080। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ एफ कितना आ गया 1080 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? फेंसिंग ऑफ सी निकालना है। क्या निकालना है? फेंसिंग ऑफ सी निकालना है। यहाँ पे सी आपको पता है क्या है? स्क्वायर है। अगर मैं बोलूँ मुझे फेंसिंग निकालना है टोटल कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगी? पेरीमीटर इंटू रेट करूंगी। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4s, 4 साइड, 4 इंटू 24 हो जाएगा इसका पेरीमीटर, इंटू रेट आपके पास फेंसिंग का कितना गिवन है? रेट तो आपके पास गिवन है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन में गिवन है ना 12 पर मीटर, रेट आपके पास यहाँ पे 12 पर मीटर गिवन है, तो 12 से आप इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब आपके पास यहाँ से रेट निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का। इसको अगर आप 12 कर दो, इसको अगर आप 8 कर दो तो भी चल जाएगा। 12 12 कितना हो गया 144, 144 इंटू 8 आपके पास कितना हो जाता है? 8 4 32, 5 3 1 1 कितना हो जाता है 1152। तो 1152 आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सी यहाँ पे निकल आया है। एफ की हमने निकाल ली 1080, सी की हमने निकाल ली 1152। तो उसने क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। एवरेज आप कैसे निकालते हो? टोटल कर दो दोनों का, डिवाइड बाय किससे कर दो? 2 से कर दो। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? ये 3 2 और 2 कितना आ जाएगा 1116 कितना आ जाएगा? ₹1116 आपका यहाँ से आंसर बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? इनइक्वालिटी टाइप्स, जिसमें कंपैरिजन करना है। क्वांटिटी 1 में उसने बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड ए है 920। अगर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए की बताई है 920, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को हम कैसे लिखते हैं? पेरीमीटर इंटू रेट। कितना हो जाएगा 920। ठीक है, ए यहाँ पे क्या चीज है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये आप बोलोगे कि मैम हमने ये तो पहले निकाल लिया, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था कि आप जो हमारे पास फिगर्स निकल जाएंगे उसको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, तो हम लोग वो वाली फिगर्स यूज नहीं कर सकते हैं। पेरीमीटर हमने लिखा 2 इंटू एल प्लस बी। रेट हमारे पास कितना है यहाँ पे फेंसिंग का? 10 रुपीज है। कितना आ गया 920, 0 से 0 कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे लेंथ पता है 28 है, तो 2 इंटू 28 प्लस ब्रेड्थ आपके पास कितना आ गया 92। 2 से इसको कैंसिल करो कितना आया 48। तो ब्रेड्थ आपके पास कितनी आ गई 48 माइनस 28 कितनी आ गई ब्रेड्थ आपके पास? ये सॉरी 46, 46 माइनस 28 आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे ब्रेड्थ आपके पास 18 आ गया। हमें क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड ए। फील्ड ए की फ्लोरिंग कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर का पता है 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग है। अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम करेंगे एरिया ऑफ ए इंटू रेट पर मीटर, ये निकालेंगे। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। लेंथ आपके पास कितनी है 28, ब्रेड्थ आपके पास कितनी है 18, तो ये क्या निकल जाएगा 28 इंटू 18 इंटू रेट कितना आपके पास? रेट आपके पास यहाँ पे कितना है 25 है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से कॉस्ट निकल सकती है किसकी? फ्लोरिंग की। अब इसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है देखना। जब भी आप किसी भी डिजिट को 25 से मल्टीप्लाई करने की सोचो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
लिख सकते हो इसको ऐसे, जब भी 25 से मल्टीप्लाई करने की सोचो ना तो डिवाइड में हमेशा 4 डाल दिया करो, मल्टीप्लाई में हमेशा क्या डाल दिया करो, 100 डाल दिया करो, उससे आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 7, 18 7 जार कितना होता है, 18 7 जार यहाँ पे कितना होता है 126 होता है। समझ में आ गई, पीछे डबल जीरो लगा दो। आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाता है 12600। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई कि मैंने कैसे करी है? तो आप भी कोशिश किया करो कि आप यहाँ पे जो कैलकुलेशंस है उसको ऐसे मिनिमाइज कर लिया करो, मतलब अपने टाइम को। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड ए निकाला हमने कितना 12600। अब हमें नेक्स्ट क्वांटिटी के बारे में बात करिए यहाँ पे, तो उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बिकॉज हम लोग, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसको कर लेते हैं इरेज। अब उसने नेक्स्ट क्वांटिटी में बात किसकी करी है, जी की बात करी है। उसने बोला है फील्ड जी जो है यहाँ पे नहीं गिवन, मतलब कोई नई फील्ड है, ये एक सर्कुलर शेप की फील्ड है और इसका रेडियस कितना है 7 मीटर मोर देन द रेडियस ऑफ फील्ड बी। फील्ड बी का रेडियस कितना है 28। अगर इसका रेडियस 7 ज्यादा है मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 28, इसका 21 था, 7 ज्यादा कितना हो गया 28। अगर उसने कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पर मीटर दिया है जी का ₹8, तो हमें क्या निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ फील्ड जी। टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसने पर मीटर की दी है लेकिन हमें टोटल निकालनी है। अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है फ्लोरिंग की, किसकी, जी की, तो हम कैसे निकालते होते हैं, एरिया ऑफ जी इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ जी, जी इसने क्या बोला सर्कुलर फील्ड है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इंटू आपके पास यहाँ पे रेट कितना है, इसने दिया हुआ है यहाँ पे ₹8। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर आपको पता है 28 है। ठीक है, यहां से काटा कितना आ गया 4 आ गया, और इधर से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 88 और ये कितना बन जाएगा 28 इंटू 8, तो ये 88 इंटू 28 इंटू 8 बनेगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें इसको। तो इसको 88 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 जा 64, 64 64 कितना हो गया 704, 704 इंटू 28। तो अगर हम लोग इसका हल्का सा भी अंदाजा लगाएं तो ये 30 के करीब जा रहा है। 7 3 जार कितना होता है 21 होता है, 7 3 जार 21, मतलब 21,000 से कम का आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे, 21,000 से कम का आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे। और अगर 21,000 से थोड़ा सा कम आ रहा है देन डेफिनेटली 12,600 से ज्यादा होगा, 12,600 से ज्यादा होगा ना, लेकिन 21,000 से कम होगा। मतलब क्वांटिटी 2 जो है ये वाली जो क्वांटिटी है ये फर्स्ट वाली क्वांटिटी से बड़ी है, तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है, आप लोग अप्रोक्सीमेट भी कर लोगे तो भी आपके यहाँ पे क्वांटिटी कंपेयर हो जाएगी। एग्जामिनेशन में भी आपको अपना टाइम ऐसे ही मिनिमाइज करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पूछा और हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, मतलब ये किसका क्वेश्चन हुआ, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती है, हमें देखना होता है कौन सी स्टेटमेंट से आंसर निकलता है। सबसे पहले अकेली स्टेटमेंट 1 को लेंगे, उसने बोला है एच एक रेक्टेंगुलर शेप की फील्ड है, एच यहाँ पे नहीं दी मतलब कोई नई फील्ड है, और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग उसकी कितनी है 960 है। अगर हम इसको लिख भी लें, फेंसिंग की टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर इंटू रेट। 960 की कॉस्ट थी, पेरीमीटर क्या होएगा 2l प्लस बी, रेक्टेंगल है तो रेट हमें नहीं पता। क्या आपको यहाँ पे कुछ भी पता है जिससे आप आंसर निकाल सकते हो, ना आपको लेंथ पता, ना ब्रेड पता, ना रेट पता, मतलब यहाँ से स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ सकता, और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अकेली से आंसर नहीं आएगा। स्टेटमेंट 2 अकेली को देखना, लेंथ ऑफ फील्ड एच इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है। फ्लोरिंग की पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 22 रुपए, और फेंसिंग की कितनी है 15 रुपए, कितनी है 15 रुपए। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको एच के नेचर ऑफ फील्ड के बारे में पता है कि उसकी कौन सी शेप है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, कुछ नहीं पता। दैट मीन्स हम यहाँ पे ना तो एरिया निकाल सकते ना पेरीमीटर निकाल सकते, मतलब जितनी मर्जी कोशिश कर लो स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आएगा। अब हम लोग दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करेंगे। यहाँ पे इसने बोल दिया कि लेंथ किसके बराबर है ब्रेड्थ प्लस 4 के,
तो अगर हम स्टेटमेंट 1 वाले फॉर्मूला में स्टेटमेंट 2 की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिक्स करें तो क्या आ जाएगा, 2b+4 आ जाएगा। और रेट हमें फेंसिंग का कितना गिवन है, 15 गिवन है। यहाँ से इसको काटो कितना आएगा 64, इसको काटो कितना आएगा 32, तो यहाँ पे 2b+4 आपके पास कितना आ गया 32, ये हो जाएगा 28। 2b की वैल्यू कितनी आ गई 28 और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। कितनी आ गई 14 आ गई। ब्रेड्थ 14 है तो लेंथ 4 ज्यादा है, मतलब कितनी हो गई 18 हो गई। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इंटू रेट। एरिया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 22 रुपए गिवन है। तो यहाँ से अगर आप इसको निकालो तो कितना आएगा आपके पास, 18 इंटू 14 सबसे पहले करो तो 20 माइनस 2, 14 इंटू 20 कितना हो जाएगा 280 माइनस 28 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 252 इंटू 22, दैट मीन्स आपके पास 405 कितना आ जाएगा 4455, कितना आ जाएगा 4455। यहाँ से आपके पास स्टेटमेंट 2 से पूरा का पूरा आंसर निकल जाता है। तो दैट मीन्स आपके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को ही मिला के हमारा आंसर निकलेगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपका यहाँ पे नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।